नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी सोपान की इस काव्य संध्या में हमारे साथ हमारे सभी अतिथि जुड़ चुके हैं और हिंदी सोपान के स्थापना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस काव्य संध्या में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय राजेश जोशी सर, श्री मदन कश्यप सर, सुभाष राय सर, प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल सर और पूनम वासम मैडम मौजूद हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदी सोपान के 3 वर्ष पूर्ण स्थापना के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पे हुआ है, जिसमें हमने एक काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसका नाम उन्मेष है और पूरे देश भर से हमें उसमें प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई तथा उन्हीं कवि साथियों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि वह जिस दिशाहीनता में जी रहे हैं और अपनी कविता को बिना किसी विषय और बिना किसी दिशा के लिखते जा रहे हैं, उसको एक दिशा मिल सके अपने वरिष्ठ जनों को सुन के, अपने नित्य पढ़ने वालों को सुन के। तो सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राजेश जोशी सर का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। राजेश सर हमारे वरिष्ठ हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और फिर उनसे सीखते हैं और लिखते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं लिखने की। सर की अनेक रचनाएँ प्रकाशित हैं, जिनमें समर गाथा, एक दिन बोलेंगे पेड़, कवि ने कहा, नेपथ्य में हँसी इत्यादि हैं तथा आपकी रचनाओं का अनेक विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है, जैसे अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में। हमारे साथ आदरणीय मदन कश्यप सर मौजूद हैं, जो कि हम सबके वरिष्ठ कवि हैं तथा उनकी एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, वह है हर वह आदमी तेज-तेज भाग रहा है, जिसे कहीं नहीं जाना है। इस दिशाहीनता में मदन सर हमारे सामने जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हमें एक निश्चित दिशा मिल सके, हम सीख सकें और जान सकें। हमारे साथ प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल मौजूद हैं, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य हैं तथा कवि हैं और साथ ही साथ आलोचक भी हैं। प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल का विशिष्ट योगदान है कोरोना महामारी के दौरान लिखी गई कविताओं को एक निश्चित वैचारिकी प्रदान करने में, उन्हें एक दिशा प्रदान करने में। हमारे साथ सुभाष राय सर मौजूद हैं, जिनका परिचय मैं उनकी एक कविता के साथ ही देना चाहता हूँ, जिसमें लिखा है, मेरा परिचय उन अनगिनत लोगों का परिचय है जो मेरी ही तरह उबल रहे हैं लगातार। मैं सर का बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ पूनम वासम मैडम मौजूद हैं, जो कि युवा आदिवासी कवयित्री हैं। बस्तर जिले के आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता, उनकी पीड़ाओं को, उनके दैनिक जीवन को कविताओं के माध्यम से पूरे देश के सामने रख रही हैं। मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले अध्यक्षता कर रहे राजेश जोशी सर से अनुमति चाहूँगा कि आप अनुमति प्रदान करें इस कार्यक्रम का मैं शुभारंभ कर सकूँ। धन्यवाद सर। जैसा कि पहले ही सूचित किया गया था कि सर को किसी मीटिंग में जाना है और वह थोड़े व्यस्त हैं, इसलिए मैं सबसे पहले राजेश सर को ही आमंत्रित करूंगा उनकी एक कविता के साथ, जो कि उल्लंघन एक आध कवि तो नाम। कोई पढ़ सकता है। मैं सोच रहा था एक आध कवि तो कोई पढ़ सकता है, अभी तो टाइम है। हाँ, तो पूनम को पढ़ा, पूनम को पढ़ा। हाँ, पूनम को पढ़ा दीजिए। पूनम बाजन हाँ, हम लोगों की सबसे युवा कवि हैं और है ना, मैं अच्छा रहेगा। पूनम मैडम को ही आमंत्रित करूंगा। उनकी एक कविता जो कि आदिवासी 7 समाज के बजे ज्वाइन करना है, इसलिए मैं अभी हूँ अभी इतना भी क्या। पूनम मैडम की एक कविता है जिसे मैं पढ़ना चाहूंगा और जिससे उनकी कविता का स्वर हमें पता चलेगा। उन्होंने लिखा है, हम भले ही दुनिया के नए भेद से अपरिचित हैं, बावजूद हमने पहाड़ों को स्थिर होने का गुण सिखाया। जंगलों की मिट्टी में धंसे रहने की कला, हम धरती पर धरती के लिए जीवन चुनते हैं। हम भाषा के भीतर प्रेम भरते हैं, व्याकरण नहीं। मैं पूनम मैडम को आमंत्रित करता हूँ, आप आएं और अपना उत्तर दें। जी, आप सभी को जोहार और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यह मौका देने के लिए हिंदी सोपान। पहली कविता है मेरी मायनी कुरसम के लिए। कहानियां ग्लोबल होने की जिद करती हैं, कविताएं अमूर्तन मांगती हैं।
गद्य लय मांगता है। अब सोचती हूँ तुमको किस विधा में पिरोऊं कि तुमको पढ़ा जाए बिल्कुल वैसा जैसा तुम चाहती हो। वाह। तुम्हारा मन दंडक गुफा के द्वार की तरह है, यदि बाहर से लौटा कोई तो खाली हाथ ही लौटेगा। तुमने पढ़ रखी है 9 साक्षर वाली किताब की सारी कविताएं, लिख लेती हो चट्टानों पर कुछ एक वाक्य, बना लेती हो चित्र बेचैन हुई चिड़िया का। जंगल की हवा, जंगल का पानी, जंगल की मिट्टी तुम्हें पहचानती हैं। इनके बाहर तुम्हारी पहचान के लिए तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं। अस्पताल के उस कमरे में तुम्हें हर चीज नई लगी। इंजेक्शन की नीडल ने तुम्हारे शरीर को पहली दफा छुआ, हालांकि स्त्री देह होने का तजुर्बा पानी पकड़ते वक्त दबोच ली गई तुम्हारी देह को बहुत पहले ही हो चुका था। वाह। हड्डियों के टूटने व उनके देसी नुस्खे से जुड़ जाने वाली बात तुम्हें पता है। तुम्हारी हड्डियां नाजुक है कितनी यह बात तुम्हें पता थी। छाती से योनि तक का सफर तय करना उनके लिए चुटकी वाली बात थी। एफआईआर की कॉपी में लिखी हर बात तुम्हारे लिए नई बात थी। उस दिन पीड़ा की अंतिम पीड़ा से गुजरते हुए तुमने पहली दफा समझा रात की बात को रात की तरह। तुम्हारी हड्डियां टूटकर चूर हो चुकी थी। तुम्हारी हड्डियां टूटकर चूर हो चुकी थी। उन्हें जोड़ते हुए खर्च करने के लिए तुम्हारे पास कोई जड़ी बूटी नहीं बची थी। मायने कुरसम, तुम कहती हो जंगल की पगडंडी पर खड़ी होकर, गांव, घर, खेत की मेड़ से खुलकर अपनी बात। जंगल के बाहर की दुनिया कहाँ सुन पाती है तुम्हारी आवाज। तुम गाती हो अपनी भाषा में अपनी कहानी का दर्द। दुनिया बेचती है तुम्हारी देह की ताजा तस्वीर। तुम्हारी खुली हुई देह पर गुदे हुए गुदने के साथ तुम अखबारों के पहले पन्ने पर छपती हो फुल पेज। अजायब घर की दीवार पर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी तुम्हारी बड़ी सी तस्वीर इन दिनों चर्चा में है। तुम्हारी तस्वीर के साथ हर कोई तस्वीर खींचकर लगाना चाहता है अपनी अपनी सोशल मीडिया की दीवार पर। तुम्हें पढ़ा जा रहा है इन दिनों ऐसे। तुम्हें पढ़ा जा रहा है इन दिनों ऐसे जैसे तुम एंथ्रोपोलॉजी की कोई बेजान सी किताब का कोई पन्ना हो। अब क्या ही लिखूं तुम पर कुछ, अब क्या ही लिखूं तुम पर कुछ कि तुम खुद ही एक भरम बनती जा रही हो मेरे लिए। जिसको जैसा समझना है वो वैसा समझ लो। लेकिन मायने कुरसम, जिसको जैसा समझना है वो वैसा समझ ले, लेकिन मायने कुरसम तुम मेरी किसी कविता या कहानी का पात्र कभी नहीं बन सकती। लेकिन मायने कुरसम तुम मेरी किसी कविता या कहानी का पात्र कभी नहीं बन सकती, क्योंकि इन दिनों मुझको भी कविताएं लिखने का शहूर आता है। क्योंकि इन दिनों मुझको भी कविताएं लिखने का शहूर आता है। अगली कविता है, शीर्षक है उसका महुआ का पेड़ जानता है। महुआ का पेड़ जानता है महुआ की उम्र कच्ची है। कच्ची उम्र में टपकते हुए महुए को रोकना संभव नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं बल्कि धरती का संगीत खींचता है उसे अपनी ओर। बांस की टोकनी से लिपटने का मोह महुए को छोटी उम्र में किसी जिम्मेदार मुखिया की तरह काम करने को उकसाता है। महुए को प्रेम है पांडु की छोटी लेकी से। उसकी खुली देह के लिए किसी कवच की तरह टप से टपकता है महुआ। महुआ इसलिए भी टपकता है ताकि इस बार साप्ताहिक बाजार में आयती के लिए जुगाड़ कर सके लोगा का। आयती के दिहाड़े वाले काम के बारे में महुआ को सब पता है। बड़े छाप वाले फूल और गहरे रंग वाली सूती लुगा भी कहाँ रोक पाती है आंखों की रेटिना को आयती की देह का पारदर्शी चित्र उकेरने से। शैतानी आंखें ताड़ जाती हैं गहराई देह पर अंकित गहरे रंग की छाप कहाँ और कैसे फीकी पड़ जाती है।
चिमनियों से टकरा कर आने वाली दूषित हवा को किसी फुल पेंट वाले के नथुने से होकर घुल न जाए तालाब के पानी में महुआ का टपकना जरूरी हो जाता है उस वक्त कि महुआ की मादकता बचाए रखती है जलपरियों को खतरनाक संक्रमित बीमारियों से। महुआ टपकता है अपनी मिट्टी पर, अपनी बाड़ी में, अपने गांव घर के बीच। थकी देह के लिए महुआ पंडुम इंद्रदेव के दरबार में रचाई गई रासलीला की तरह है। महुआ के फूल से खेत खलियान अटे रहे, मन्नत के साथ गायता देता है बलि सफेद मुर्गे की। दोना भर मन पीते ही, पत्तल भर भात खाते ही पांडु की इंद्रियां लंकापल्ली जलप्रपात के कुंड में डुबकी लगा आती हैं, फुसफुसा आती हैं चिंतावागु नदी के कान में अपनी मुक्ति का कोई संदेश गोदावरी के नाम। काली शुक्स हड्डियों से चिपका हुआ उसका मांस सब कुछ भूलकर पंडुम गीत गुनगुनाने लगता है। किसी मोटियारी का धरती से अचानक रूठ कर आसमान पर चमकने की जिद पूरी करने के लिए महुआ को टपकना ही पड़ता है। महुआ का टपकना मिट्टी के भीतर संभावित बीज के पनपने का संकेत मात्र नहीं है कि महुआ का टपकना गांव के सबसे बुजुर्ग हाथ की नसों में स्नेह की गर्माहट का बचा रहना भी है, कि महुआ का टपकना गांव के सबसे बुजुर्ग हाथ की नसों में स्नेह की गर्माहट का बचा रहना भी है। अगली कविता पढ़ती हूँ। एक लंबी कविता पढ़ के खत्म करती हूँ। उसने ऐसा क्यों नहीं लिखा। इसको 2-3 भागों में है ये कविता। तो इसका पहला भाग है, नीली वाली स्कूल ड्रेस के अलावा किसी और रंग के कपड़े नहीं है उसके पास। किताबों के नाम पर स्कूल की लाइब्रेरी भरी पड़ी है। उसके पास कक्षा 4 की हिंदी और गोंडी द्विभाषी किताब के अलावा कोई और किताब नहीं। महीनों नहीं पलटती वह किताब के पन्ने। उसे जाना होता है खेत की मेड़ बांधने, बकरी गाय को हरी घास खिलाने। नहीं, उसने नहीं सुनी है गुरु शिष्य वाली कोई भावनात्मक पौराणिक कथा। दरअसल वह उम्र में बड़ी दिखने लगी है। किसी भी घटना के लिए उसे अब जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसका दूसरा भाग है, तेंदुपत्ता का सीजन त्योहारों का सीजन है। लुंगी की गांठ लगाते हुए उसने पूछा था, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? माँ छोड़कर चली गई, बाबा है दारू पीता है, भाई शहर में सवारी गाड़ी चलाता है। बंडल बांधती झुकी हुई लड़की सबको अच्छी लगती है। 2 रुपए की जगह 4 रुपए पकड़ाता ठेकेदार लड़की का दर्द समझ चुका था। ऋतुओं पर निर्भर उनके जीवन चक्र की कहानियों में मिथक कथाओं की भरमार है। लड़की नहीं जानती अपनी पुरखीन राजकुमारी चमेली देवी का आत्म अभिमान का इतिहास। दरअसल वह जिम्मेदारियों को समझने लगी है। भारी बोझ के लिए उसके कंधे अब तैयार हैं। तीसरा है, उसके गांव में बनने लगी है पक्की सड़कें। उसके पास नया कोई दुपट्टा नहीं। महुआ से भरी टोकरी उठाने तक तो ठीक है, पर गिट्टी से भरी तगाड़ी उठाते वक्त सरक जाता है छोटा वाला नीला स्कर्ट नीचे। बड़ी गाड़ी के ड्राइवर ने हंसते हुए कमर पर हाथ रखकर पूछा, लाल रंग की स्कर्ट तुझे पसंद है ना? उसके पास उदाहरण के लिए श्री फरहाद की कहानियां नहीं पहुंचती। झुटकू मिट्टी की प्रेम कुर्बानियों में ढूंढती रही वह अमर होने का रास्ता। लाल रंग के धोखे में वह लुटने को तैयार थी। इसका चौथा है, कैंप के अलावा और क्या बन सकता है तुम्हारे गांव में? जंगल से वास्ता तोड़कर लौटती फूलों से वर्दी वाले ने पूछा। कैंप के अलावा और क्या बन सकता है तुम्हारे गांव में? जंगल से वास्ता तोड़कर लौटती हुई फूलों से वर्दी वाले ने पूछा। वह सकपका गई। पसीने से भीग चुकी उसकी देह कांपने लगी। उसने अपना थैला
वापस लेना चाहा, हाथ कसते हुए वह मुस्कुराया। हमने बास्ता की सब्जी नहीं चखी है कभी। चूल्हे पर पकी हुई सब्जी का स्वाद अलग होता है। उसने नहीं देखा किसी वर्दीधारी को बंदूक चलाते शहर की ओर। उसके घर की कच्ची दीवारें मुग्गू से नहीं, बैनर, पोस्टर, नारों से सजी हुई हैं। 5 रुपए की लाई, 2 रुपए का चना, 10 रुपए की सोयाबीन बड़ी, बहुत हुआ तो 2-4 रुपए का नमक, आलू, प्याज, तेल। बस इतना सा है जीवन। साहस के बदले देह का सौदा बुरा नहीं। अंतिम भाग है। वह किसी बड़े शहर के किसी बड़े प्रकाशक का कोई बड़ा लेखक था। आदिवासी औरतों की सामाजिक स्थिति पर लेख लिखने जंगल आया था। इससे ज्यादा क्या हो सकती है एक जंगली औरत की खुशियां। कविताएं लिखी थी उसने उसकी सुंदरता पर, उनकी उन्मुखता पर, उनके नृत्य, उनके लयात्मक गीतों पर। एक दफा कोशिश की थी उसने एक दफा कोशिश की थी उसने अंदर की दुनिया पहचानने की। देह के कपड़े उतार कर नंगी खड़ी हो गई सारी की सारी औरतें। एक दफा कोशिश की थी उसने अंदर की दुनिया पहचानने की। देह के कपड़े उतार कर नंगी खड़ी हो गई सारी की सारी औरतें। दहाड़ ऐसी घबरा कर कलम छूट जाए हाथों से। पुरुषों से ज्यादा खुखार होती हैं जंगली औरतें, उसने लिखा। पुरुषों से ज्यादा खुखार होती हैं जंगली औरतें, उसने लिखा। ऐसा क्यों, उसने नहीं लिखा। ऐसा क्यों, उसने नहीं लिखा। बहुत अच्छी चीज है। ऐसा क्यों वाह। जी, समय को देखते हुए मुझे लगता है कि हाँ, अब अक्षर इसका सुभाष जी को, क्योंकि भी टाइम है। जी, हाँ, अभी ऐसा कुछ नहीं, 7 बजने में भी काफी टाइम। बहुत ठीक है वो क्रम। हाँ, उसके कंधे भारी बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक शब्द का मैम बार बार प्रयोग कर रही थी और उनकी सद्य प्रकाशित एक कविता संग्रह का नाम भी है मछलियाँ गाएंगी एक दिन पंडुम गीत। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है शायद पंडुम का अर्थ त्योहार से है। जी, जी, बिल्कुल। हम आदिवासी प्रकृति से बहुत जुड़े हुए होते हैं और जो भी चीजें हम लेते हैं वो प्रकृति से लेते हैं क्योंकि बहुत करीब होते हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके प्रति आभार व्यक्त करें या कृतज्ञता व्यक्त करें। तो जब भी कुछ भी कोई भी चीज, कोई भी उत्सव, कोई भी चीज करने से पहले हर एक जो भी गतिविधि हम करते हैं उनके लिए एक गीत होता है। तो इसीलिए हम उसको पंडुम पंडुम गीत कहते हैं, मतलब त्योहारों का गीत। धन्यवाद मैम। अब मैं सुभाष राय सर को आमंत्रित करता हूँ वह आए और चूंकि समय कम है इसलिए बिना कोई औपचारिकता किए मैं माइक देना चाहता हूँ सुभाष सर। धन्यवाद। युद्ध पर 2 छोटी छोटी कविताएं, उसके बाद कुछ और कविताएं। पहली है, नक्शे पढ़ना जानती हैं मिसाइलें, नक्शे से कुछ भी मिटा सकती हैं मिसाइलें, लेकिन मनुष्यता के सपनों को निशाना नहीं बना सकती मिसाइलें। सपने किसी नक्शे में नहीं आते, सपने किसी नक्शे में नहीं आते, तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। हम मिट्टी में समा जाएंगे, तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। हवा में समा जाएंगे, तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। आग में समा जाएंगे, तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। फिर तुम्हारा सामना होगा मिट्टी, हवा और आग से। मिट्टी उड़ेगी और तुम्हारी आंखों में अंधेरा छा जाएगा। हवा तूफान बनकर बहेगी और उड़ा ले जाएगी तुम्हारी बख्तरबंद गाड़ियां। आग आसमान से बरसेगी और तुम्हारे खूंखार इरादों को राख में बदल देगी। तुम कब्जा करोगे तो सिर्फ उदासी, विध्वंस और सन्नाटे पर तुम आ तो जाओगे, मगर सोचो जरा वापस कैसे जाओगे, और सोचो जरा वापस कैसे जाओगे। चींटी। अकेली चींटी को कुचल देना बहुत आसान है। अकेली चींटी को कुचल देना बहुत आसान है, पर जब एक साथ निकल पड़ती हैं करोड़ों करोड़ चींटियां, जंगल का राजा भी खाली कर देता है रास्ता।
क्या जंगल का बात है, राजा क्या बात है, अली का बहुत नाम सुंदर। है। बहुत बढ़िया। शिखर, सबको पता है कि शिखर पर पहुंचकर यात्रा खत्म हो जाती है। शिखर से फिसल कर मारे जाने के अंदेशे बहुत ज्यादा है। सबको पता है कि शिखरों पर अक्सर बर्फ जम जाती है, हवा बहुत कम हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर भी पता नहीं क्यों सब के सब जाना चाहते हैं शिखरों की ओर। फिर भी पता नहीं क्यों सब के सब जाना चाहते हैं शिखरों की ओर। बीज, बीजों आओ मेरी बाहों पर उग जाओ, फेफड़ों तक उतर जाने फेफड़ों तक उतर जाने दो अपनी जड़ें। भीतर इतना पानी है कि तुम फल फूल सको। जांघों में फैल जाओ और देह से होकर बढ़ जाओ सूरज की ओर। रोम रोम पर छा जाओ समूचे हरेपन के साथ। जंगल में बदल जाने दो मेरा अस्तित्व। चिड़ियों को बनाने दो घोंसला, ची ची से भर जाने दो सारा आकाश। तितलियों को ले जाने दो पराग, देह पर खिले खूबसूरत फूलों से भर जाने दो आसपास सुगंध का उजास। लद जाने दो आपाद मस्तक फलों से, वनस्पतियों के अनंत विस्तार की संभावना से। बरसने दो बादलों को, और ज्यादा उर्वर हो जाने दो देह को। भर जाने दो अंग अंग बढ़ियाई नदी की तरह, ताकि लहलहा उठे वन प्रांतर। अनात्मीयता के इस पतझर में आने दो आत्म संभावना का विराट वसंत। मिल जाने दो मिट्टी को मिट्टी से, नदी को नदी से, आकाश को आकाश से। सबको मिलकर रचने दो पृथ्वी का भविष्य। सबको मिलकर रचने दो पृथ्वी का भविष्य। बुलडोजर बहुत चर्चित है आजकल। जब सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं होते, बुलडोजर निकल आते हैं। जब सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं होते, बुलडोजर निकल आते हैं। जब झुग्गियां शहरों में दाखिल हो जाती हैं, बुलडोजर निकल आते हैं। जब लोग डरना बंद कर देते हैं, बुलडोजर निकल आते हैं। यह पूछना अपराध है कि बुलडोजर क्यों निकले। बुलडोजर निकलते हैं तो कानून की किताबों पर भी दांत गड़ा देते हैं। बुलडोजर निकलते हैं तो कानून की किताबों पर भी दांत गड़ा देते हैं। बहुत ठोक सुंदर। दिया जाएगा, ठोक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो मुहावरा बन गया है। आका ने ऐलान किया है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। जो ज्यादा जबान चलाएगा उसे ठोक दिया जाएगा। आका ने ऐलान किया है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। जो ज्यादा जबान चलाएगा उसे ठोक दिया जाएगा। पागल सिपाहियों ने अपने विवेक को ठोक दिया है, अब वे किसी को भी ठोक सकते हैं। बहुत सवाल पूछती हैं अदालतें, उनकी कनपटी पर बंदूकें रख दी गई हैं। जैसे ही आका का हुक्म आएगा उन्हें भी ठोक दिया जाएगा। जैसे ही आका का हुक्म आएगा उन्हें भी ठोक दिया जाएगा। हुक्म के गुलामों को उन सब की तलाश है जो अंधेरों से नहीं डरते। हुक्म के गुलामों को उन सब की तलाश है जो अंधेरों से नहीं डरते और काली रातों में भी सड़कों पर निकल आते हैं, जो प्रेम, दुख और बगावत के गीत गाते हैं। ऐसे सभी लोग एक न एक दिन अपने घरों से उठा लिए जाएंगे और एक कहानी के किरदार बना दिए जाएंगे। ऐसे सभी लोग एक न एक दिन अपने घरों से उठा लिए जाएंगे और एक कहानी के किरदार बना दिए जाएंगे। इसके बावजूद जो बच जाएंगे उन्हें रात बिरात सड़क पर रोक लिया जाएगा और वजह पूछने पर ठोक दिया जाएगा। और वजह पूछने पर ठोक दिया जाएगा। आंसू, आंसुओं की आवाज बहुत दूर तक जाती है। किलों की दीवारें भी उसे रोक नहीं सकती। कोई रोता है तो समय भी भीगने लगता है। आंसुओं से ही नम रहती है धरती, बेचैन दहाड़ता रहता है सागर। आंसू नहीं होते तो रेत उड़ती रहती, रेगिस्तान पसरा होता चारों ओर।
आंसुओं से ही रची गई होगी यह दुनिया, आंसुओं से ही यह कायम है, आंसू इसे नष्ट भी कर सकते हैं। आंसुओं से रची जाती हैं बेहतरीन कविताएं, आंसुओं से भड़क सकती है चिंगारी, जलकर राख हो सकते हैं मौत के व्यापारी, जलकर राख हो सकते हैं मौत के व्यापारी। लक्ष्मण रेखाएं, दो छोटी छोटी कविताएं और लक्ष्मण रेखाएं। सीमाएं लांघे बिना नहीं देखे जा सकते दुनिया के सुंदरतम सपने, सीमाएं लांघे बिना नहीं देखे जा सकते दुनिया के सुंदरतम सपने, नहीं संभव हो सकता मृत्यु से संवाद, जब भी सीमाएं टूटती हैं जन्म लेती हैं अनंत संभावनाएं। राम को चाहे जितना बुरा लगे, पर युगों युगों से लक्ष्मण रेखाएं तोड़ती चली आ रही हैं सीताएं, लक्ष्मण रेखाएं तोड़ती चली आ रही हैं सीताएं। बहुत सुंदर। सुंदरता, प्रकृति रचती रहती है सुंदर, बहुत सुंदर प्रकृति रचती, बहुत सुंदर नहीं रह सकता, रचना चाहती उससे भी, क्योंकि अभी रचा जाना बाकी है सबसे। बहुत एक अंतिम कविता है, माँ, माँ शीर्षक है। बड़ा होकर भी बच्चा ही रह गया हूँ, बड़ा होकर भी बच्चा ही रह गया हूँ, माँ नहीं चाहती बड़ा हो जाऊं, वह जानती है बड़े होते ही बच्चे चले जाते हैं माँओं से दूर। जब कभी बाहर जाता हूँ देहरी पर बैठी रहती है चुपचाप मेरी राह तकते, मेरे पास प्रेम है माँ का दिया हुआ, आंसू हैं उसकी आंखों से ढुलके हुए। माँ मुझे छोड़कर गई नहीं कभी, जब तक माँ है मैं बड़ा कैसे हो पाऊंगा, जब तक माँ है मैं बड़ा कैसे हो पाऊंगा। एक छोटी कविता और सुना देता हूँ। इधर कोरोना काल की है। कहीं मैं अकड़ तो नहीं गया, मेरे पास आओ मुझे छू कर देखो, बताओ मैं जिंदा हूं या नहीं, मुझसे बातें करो गले मिलो, बहुत दिनों से किसी से गले नहीं मिला, मुझसे प्रेम करो अरसा गुजर गया प्रेम किए, कहीं आलिंगन करना भूल तो नहीं गया, मुझसे झगड़ो देखो मेरी मुट्ठी मुक्के में बदल पाती है या नहीं, मेरी हथेली पर एक चीरा लगाओ देखो खून बहता है या नहीं, समझ में ना आए तो मुझे दो टुकड़े करके देखो कोई तड़प बची है या नहीं, मुझे रस्सी में बांध कर घसीटो, गालियां दो अपमान करो कोड़े मारो, देखो मैं उठ खड़ा होता हूं क्या, डॉक्टर कहते हैं नब्ज चल रही है, श्वास भी ठीक है, पलकें झपक रही हैं, यह जिंदा होने के लक्षण हैं। अगर मैं जिंदा हूं तो लोगों से मिलता जुलता क्यों नहीं, लोगों के काम क्यों नहीं आता, लोगों के लिए मरने को तैयार क्यों नहीं रहता। महीनों से मुझे लग रहा है जैसे जलाए या दफनाए जाने के इंतजार में किसी स्मशान या कब्रिस्तान पर पड़ा हूं। ठीक से देखो कहीं मैं अकड़ तो नहीं गया हूं, ठीक से देखो कहीं मैं अकड़ तो नहीं गया हूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर सुभाष जी, बहुत बढ़िया। युद्ध से लेकर के बुलडोजर तक की कविता आपकी बहुत शानदार रही। अभिषेक अभी अक्षत अभी समय है, मुझे बुला दो तब फिर राजेश जोशी जी को बुलाना, अभी बहुत टाइम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने कहा कि अभी रचा जाना बाकी है सबसे सुंदर, तो मेरे युवा साथियों को काफ़ी सहायता मिलेगी इस पंक्ति से, जो कुछ कविताएं लिखने के बाद उन पर सीधे पुरस्कृत होने का भ्रम पाल लेते हैं और उसे सबसे सुंदर बता देते हैं। तो ये याद रखेंगे कि अभी रचा जाना है सबसे सुंदर, तो बहुत सहायता होगी। सबको मिलकर रचने दो पृथ्वी का भविष्य, ये पृथ्वी हम सभी की है, सबका अधिकार है। और इन सभी के बीच आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी सुंदर कविताएं हमारे सामने रखने के लिए। अब मैं प्रोफेसर शिव प्रकाश शुक्ल सर को आमंत्रित करता हूँ। सर, उन्मेष में जो भी प्रतिभागी जुड़े थे, उनमें जो विजेता हुए हैं उनकी घोषणा भी करेंगे तथा साथ ही साथ अपनी कुछ कविताओं को भी हमारे सामने रखेंगे। प्रोफेसर शिव प्रकाश शुक्ल सर।
आप सभी का अभिवादन। और ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि हमारे बीच आज की इस काव्य संध्या में हिंदी के वरिष्ठ कवि राजेश जोशी जी, मदन कश्यप जी के साथ भाई सुभाष राय और बिल्कुल युवा कवित्री के रूप में अत्यंत चर्चित हमारे बीच पूनम वासम यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हिंदी सोपान का जो ये मंच है, जो काव्य मंच है, इसका जो प्रसंग है एक तो ये कि हिंदी सोपान 3 वर्ष पूरा कर रहा है और साथ ही ट्विटर पर इसके 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं और ये एक युवकों की टीम है जो इसको बहुत एक सुचारू रूप से, बहुत ही सुचिंतित और सर्जनात्मक रूप से इसको चलाती है, इसको क्रियान्वित करती है। अपने कार्यक्रम उन्मेष के अंतर्गत हिंदी सोपान के साथियों ने एक काव्य प्रतियोगिता आयोजित की थी और जिसमें मुझे जिसका निर्णायक होने का ये कह सकते हैं सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर एंट्रीज बहुत आई थी। 305 कवियों ने अपनी एंट्रीज भेजी थी और उनमें से 3 को छांटना या कि उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार के लिए छांटना मेरे लिए भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। और इसके साथ साथ उसमें कुछ शीर्ष पुरस्कारों के अंतर्गत भी एक योजना थी कि कुछ युवा कवियों को शीर्ष पुरस्कार के अंतर्गत भी शामिल किया जाए। तो ये सब रहा। और इसके पहले कि मैं इसकी घोषणा करूं, जैसा कि भाई सुभाष राय अपनी एक कविता पंक्ति में उन्होंने अभी भी दर्ज किया है कि अभी रचा जाना है बहुत सुंदर। तो जो पुरस्कृत कवि हैं जिनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार मिला है, जाहिर सी बात बिल्कुल यंग पोएट्स हैं और ये हिंदी के बाहर के बहुत सारे इसमें एंट्रीज आई थी। तो इससे ये तो लगा कि हिंदी के बाहर के लोग, यानी जो ज्ञान की अन्य शाखाएं हैं, विज्ञान के, समाज विज्ञान के, दर्शन के, इतिहास के, वो बच्चे भी काफ़ी इसमें इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। तो उस तरह से खुशी भी है और गौरव भी है कि हिंदी कविता का प्रचार और प्रसार हिंदी के इतर विधाओं में काफ़ी तेज़ी से इस बीच हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो एक विपरीत स्थितियां हमारे बीच आई हैं उसमें बहुत ही संवेदनशील यह पीढ़ी तैयार हो रही है। टेक्नोलॉजी के साथ उसने अपनी संवेदना को बचाने की कोशिश की है। कम से कम इन कविताओं को पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा। तो जो जिन्हें पुरस्कृत नहीं किया जा सका है या जो इस एंट्री में जिनकी कविताएं चयन नहीं कर पाई, वे उदास नहीं होंगे, वे लिखते रहेंगे लगातार। ये तो एक कभी अच्छा कहीं बुरा चला रहता, क्योंकि ये मान के चलें कि अभी बहुत अच्छा रचा जाना बाकी है। और जिनको पुरस्कृत किया गया है वो भी लगातार अपने को साधते रहें और जहाँ कुछ कमियां हैं उसको ठीक करते रहें, लिखते पढ़ते रहें। और जो क्योंकि ये सारे के सारे साथी इस समय ऑनलाइन माध्यम से इस काव्य संध्या में जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर साथी इस काव्य संध्या में जुड़े हुए सुन रहे हैं, तो उससे मैं एक अपील ही करना चाहता हूँ, एक गुजारिश, एक अनुरोध ही करना चाहता हूँ कि जो पुरस्कृत हुए हैं वे और अच्छा लिखें, जो पुरस्कृत नहीं हो पाए हैं वे लगातार लिखते रहें। और ये सब तो एक माध्यम है और वो काफ़ी ऊपर जाएंगे, क्योंकि कई कवि इसमें काफ़ी संभावनाशील हैं। जो प्रथम तृतीय पुरस्कार की बात है, उसमें पहला पुरस्कार अंकलेश्वर गुजरात के रहने वाले सारुल बागला को दिया गया है। तो सारुल बागला को प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है और उस पुरस्कार की जो भी प्रक्रिया होगी वो हिंदी सोपान के साथ ही उनसे संपर्क करके उसमें उनका जो प्रमाण पत्र है या अन्य जो चीज़ें होंगी वे उन तक भिजवाने की कोशिश करेंगे वे। तो पहले पुरस्कृत कवि हैं सारुल बागला, अंकलेश्वर गुजरात के। दूसरा पुरस्कार दिया जा रहा है अभिषेक पांडे, ये हावड़ा पश्चिम बंगाल के हैं अभिषेक पांडे। और तीसरा पुरस्कार है सूरज सिंह परिहार, रायपुर छत्तीसगढ़ के। तो ये तीनों साथियों को बहुत बहुत बधाई, यानी सारुल बागला, अभिषेक पांडे और सूरज सिंह परिहार, इन तीनों को हमारी ओर से, इस समस्त काव्य मंच के सभी कवियों की ओर से आप सबको हम लोगों की बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही 7 अन्य कवियों को हिंदी सोपान के साथियों ने शीर्ष पुरस्कार के अंतर्गत चयन करने के लिए कहा है, क्योंकि मैंने उनका क्रम बना दिया था। तो अन्य जो 7 कवि हैं वे शीर्ष पुरस्कार के अंतर्गत आएंगे, जिन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। उनके नाम हैं जयंता मनोर, ये श्रीलंका की हैं, ये श्रीलंका से एंट्री प्राप्त है। जयंता मनोर ये श्रीलंका की हैं।
प्रियांशु त्रिपाठी आरा भोजपुर के हैं, अभिनव झा मधेपुरा बिहार के हैं, प्रशांत तोमर देहरादून उत्तराखंड के हैं, मोहम्मद आकिब जावेद ये बांदा उत्तर प्रदेश के हैं, सुधांशु रघुवंशी ये महमूरगंज वाराणसी के हैं, और सिद्धार्थ वाजपेयी इंदौर मध्य प्रदेश के हैं। तो ये है क्रम, ये जो 7 कवियों को हम लोगों ने शीर्ष पुरस्कार के अंतर्गत चुना है, उसमें जयंता मनोहर, प्रियांशु त्रिपाठी, अभिनव झा, प्रशांत तोमर, मोहम्मद आकिब जावेद, सुधांशु रघुवंशी और सिद्धार्थ वाजपेयी। आप सभी पुरस्कृत कवियों को हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही रचते रहें, और आप यहाँ जो हमारे कवि शामिल हैं, आप देखते हैं हिंदी के अत्यंत चर्चित और महत्वपूर्ण और हर पीढ़ी के कवि यहाँ पर शामिल हैं। आप इनसे संवाद के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप इनसे सलाह ले सकते हैं, मशविरा ले सकते हैं, और उनसे, उनकी रचनाओं से राजेश जोशी जी, मदन कश्यप जी, सुभाष राय जी, यंग पोएट्स ग्रुप में हमारे बीच पूनम वासन, इन सब की कविताओं से आप सीख सकते हैं। एक बार पुनः हमारी शुभकामनाएं। अब मैं, जैसा कि एक काव्य संध्या है, तो मैं अपनी कुछ कविताओं का पाठ करता हूँ। मैं एक तो कविता है वाया नई सदी। मैं वाया नई सदी नाम की जो कविता है, और उसका मैं पाठ करना चाहता हूँ। यह कैसी वदी है कि सब कुछ वाया नई सदी है। यह कैसी वदी है कि सब कुछ वाया नई सदी है। बगल में बैठी पत्नी है, मोहब्बत भी जिससे एक वाया है। बगल में बैठी पत्नी है, मोहब्बत भी जिनसे एक वाया है। कुछ कुछ जुकर वर्ग की छाया है। जंगल में दहक रहे हैं पलाश, धरती से फूट रहा है लावा। फसलों में लगी है आग, फिर भी कहीं कुछ जल नहीं रहा। फिर भी कहीं कुछ जल नहीं रहा। कविता में उठ रही हैं लपटे अछोर, शब्द और अर्थ में मचा है रोर। फिर भी उसके ठीक बीचों बीच रखे गए वाक्य में वाया शांति है और सुरक्षा भी। कैसा समय है, कैसा समय है कि बलात्कारी भी कर रहा है अपराध वाया राम। कैसा समय है कि बलात्कारी भी कर रहा है अपराध वाया राम। और राम है कि लड़ रहे हैं एक धर्म युद्ध वाया रावण। और रावण है कि साध रहा है संकल्प वाया सीता। और सीता है कि बाँच रही हैं अपना जीवन वाया गीता। कितना तनाव है इस दुनिया में, कितना तनाव है इस दुनिया में, फिर भी कहीं कुछ दरक नहीं रहा। एक वाया ने दूसरे वाया को संतुलित कर रखा है, और दूसरे ने तीसरे को। सदी की यही विशेषता है कि कुछ भी संकट में नहीं है। इस सदी की यही विशेषता है कि कुछ भी संकट में नहीं है, सब कुछ सहज और संतुलन में है। नई सदी ने पहन रखा है कवच। नई सदी ने पहन रखा है कवच, वाया का एक मजबूत कवच। हर अगले वाया को व्यवस्थित करता हुआ, हर अगले वाया को व्यवस्थित करता हुआ। तो अभी आपके सामने मैं वाया नई सदी नाम की कविता के साथ उपस्थित था। एक कविता और मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर राजेश जोशी जी से हम लोग अनुरोध करेंगे, उनको सुनेंगे। यह धूप सेकने का समय नहीं है। बहुत दिन बाद सूरज निकला है, धूप खिली है। मौसम में हिमपाती चुभन है, और रों को मथती हवा चल रही है। घर आंगन में सूरज को रोकना है, समझ नहीं आ रहा किसकी ओट दूं। समझ नहीं आ रहा किसकी ओट दूं। शहर ओक कर रहे हैं, धुएं में घुटन है। नदी उलटकर रेत बन गई है। एक नाव है जो मुंह तोप कर रो रही है। एक नाव है जो मुंह तोप कर रो रही है। जिंदगी है कि कचरे के मानिंद कराह रही है। जिंदगी है कि कचरे के मानिंद कराह रही है। आस पास से आ रही हैं आवाजें। कुछ आजाद ख्याल लोग निकल पड़े हैं सड़कों पर। वातावरण फिर भी बहुत नम है।
चलो एक दीवार खोजते हैं यारों, चलो एक दीवार खोजते हैं यारों, टिकाते हैं पीठ और सो जाते हैं घुटनों को एक दूसरे पर तहियाते हुए। आज सूरज को घुटनों में कैद कर लेना है, आज सूरज को घुटनों में कैद कर लेना है। यह धूप सेकने का समय नहीं, यह धूप सेकने का समय नहीं, सूरज को सोखने का समय है, सूरज को सोखने का समय है। एक आखिरी कविता है, छोटी कविता है, डर। इसका शीर्षक है डर। बहुत ताकत बहुत डर पैदा करती है, बहुत ताकत बहुत डर पैदा करती है। जो बहुत ताकतवर होता है बहुत डरा भी होता है, जो बहुत ताकतवर होता है बहुत डरा भी होता है। बहुत ताकत का होना असल में, बहुत ताकत का होना असल में बहुत के शोषण से ही संभव होता है। बहुत ताकत का होना असल में बहुत के शोषण से ही संभव होता है, और यह शोषण ही बहुत ताकत के तकिए के नीचे दबा होता है, जो दिन प्रतिदिन डराता रहता है। इस डर का मुंह हमेशा एक सुरंग की ओर खुलता है, इस डर का मुंह हमेशा एक सुरंग की ओर खुला है, जिसमें बचे रहने की आशा से अधिक बचाए रखने की निराशा होती है। इस डर का मुंह हमेशा एक सुरंग की ओर खुलता है, जिसमें बचे रहने की आशा से अधिक बचाए रखने की निराशा होती है। यह नहीं है कोई साधारण क्रिया, यह नहीं है कोई साधारण क्रिया, इसकी नाभि में ही अतिरिक्त का आकर्षण है। यह नहीं है कोई साधारण क्रिया, इसकी नाभि में ही अतिरिक्त का आकर्षण है, जो रह रह कर परेशान करता है, जो रह रह कर परेशान करता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद सर आपका। सर की एक कविता मैं छोटी सी पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उसका अंश है, दूर बहुत दूर कोई माँ रो रही है, अर्थ तो बचा नहीं भाषा भी खो रही है। जीवन महज एक घटना बन गया है अनेक के इस्तकबाल में, भाषा अपना अर्थ खो रही है। इन सब के बीच कविता को अर्थवान बनाना है, उसे समाज और साहित्य और संस्कृति के साथ जोड़ना है। ये हमारे सामने बड़ा चैलेंज है और उसे हम अपने वरिष्ठ जनों के माध्यम से सुलझाते हैं। तो मैं राजेश सर को आमंत्रित करूंगा। उससे पहले उनकी एक कविता में अंश पढ़ना चाहता हूँ, जो ये है कविता टोपी, और उसे सुनने के बाद आप इस संकट का अंदाजा लगा सकते हैं। इस सर ने कविता सर आपको क्या बचा घड़ी के दुख का सहमा घबराया हुआ समय था, तनाव से जिसकी खोपड़ी फटी जाती थी। इसको लेकर कविता लिखता तो या तो पुलिस धर लेती, या किसी अपराध में या गुंडे आकर पीट जाते बिना बात। सर को मैं आमंत्रित करूंगा, आप आए और अपना महत्वपूर्ण राजेश जोशी। नमस्कार। और सबसे पहले हिंदी सोपान का आभारी हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया। पुरस्कृत कवियों को बधाई देता हूं जो इस समय 3 वर्ष पूरे होने पर, हिंदी सोपान के 3 वर्ष पूरे होने पर जिन्हें पुरस्कृत किया गया। और साथ ही क्षमा चाहता हूं कि अचानक कुछ व्यवधान के कारण मुझे बीच में जाना पड़ेगा। मैं 2-3 कविताएं आपको सुनाता हूं। पहली कविता है उल्लंघन। उल्लंघन कभी जानबूझकर किए और कभी अनजाने में। बंद दरवाजे बचपन से ही मुझे पसंद नहीं रहे। एक पांव हमेशा घर की देहरी से बाहर ही रहा मेरा। व्याकरण के नियम जानना कभी मैंने जरूरी नहीं समझा, और किसी व्यापारी के हाथ मैंने अपना पंख देकर। व्याकरण के नियम जानना कभी मैंने जरूरी नहीं समझा, इसी कारण मुझे कभी दीमक के कीड़ों को खाने की लत नहीं लगी, और किसी व्यापारी के हाथ मैंने अपना पंख देकर उन्हें खरीदा नहीं।
ये मुक्तिबोध की पक्षी और दीमक कहानी का रेफरेंस है। बहुत मुश्किल से हासिल हुई थी आजादी, और उससे भी ज्यादा मुश्किल था हर पल उसकी हिफाजत करना। कोई ना कोई बाज झपट्टा मारने, आंख गड़ाए बैठा ही रहता था किसी न किसी डगाल पर। कोई सांप रेंगता हुआ चुपचाप चला आता था घोंसले तक अंडे चुराने। मैंने तो अपनी आंख ही तब खोली जब सविनय अवज्ञा के आह्वान पर सड़कों पर निकल आया पूरा देश। के नारे ही मेरे कानों में बोले गए पहले शब्द थे। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी चीजों को उलांघी गई चीजों की बाढ़ रुक जाती है, ऐसा माना जाता। कई बार लगता है कि उल्लंघन की प्रक्रिया उलट बांसी बनकर रह गई है हमारे मुल्क में। हमने सोचा था कि लांग आए हैं हम बहुत सारी मूर्खताओं को, अब वो कभी सिर नहीं उठाएंगी। लेकिन एक दिन वो पहाड़ सी खड़ी नजर आई और हम उनकी तलहटी में खड़े बोने थे। मैं एक कवि हूँ। बहुत अच्छा। और हम उनकी तलहटी में खड़े बोने थे, लेकिन ये ना समझना कि मैं हताश होकर बैठ जाऊंगा। उल्लंघन की आदत तो मेरी रग रग में मौजूद। बंदर से आदमी बनने की प्रक्रिया के बीच इसे अपने पूर्वजों से पाया है मैंने। मैं एक कवि हूँ और कविता तो हमेशा से ही एक हुक्म उदूली है। हुकूमत के हर फरमान को ठेंगा दिखाती कविता उल्लंघन की एक सतत प्रक्रिया है। व्याकरण के तमाम नियमों और भाषा की तमाम सीमाओं का उल्लंघन करती वे अपने आप ही पहुंच जाती है वहां जहां पहुंचने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था मैंने। एक कवि ने कहा था कभी कि स्वाधीनता घटना नहीं, प्रक्रिया है। उसे पाना होता है बार बार लगातार। तभी से न जाने कितने नियमों की सविनय अवज्ञा करता पहुंचा हूं मैं यहाँ तक। तो और दूसरी कविता है। ये एक साल तक मैं शिमला में था, और शिमला की, जैसे हम सभी जानते हैं कि शिवालिक की पहाड़ियों पर वो बसा हुआ है, तो उन्हीं का जिक्र है। इसीलिए तो तुम पहाड़। शिवालिक की पहाड़ियों पर चढ़ते हुए हाँफ जाता हूँ। सांस के संतुलित होने तक पौड़ियों पर कई बार रुकता हूँ। आने को तो मैं भी आया हूँ यहाँ एक पहाड़ी गांव से। विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा है जो चारों ओर से। मेरा बचपन भी गुजरा है पहाड़ियों को झांकते, अवान्तर दिशाओं की पसलियों को टटोलते और पहाड़ी की छोर से उगती यज्ञ अश्व की खोपड़ी जैसी ऊंचाएं देखते हुए। सब कहते हैं विंध्याचल एक झुका हुआ पहाड़। अगस्त को दक्षिण का रास्ता देने के लिए वो झुक गया। सब कहते हैं विंध्याचल एक झुका हुआ पहाड़ है। अगस्त को दक्षिण का रास्ता देने के लिए वो झुक गया था और सदियों से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने कितनी बार विंध्याचल के कान में फुसफुसा कर कहा, चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ कर कहा कि ऋषियों की बातों पर भरोसा करना बंद कर। ऋषि अपने स्वयं के झूठ से नहीं डरते, वो सिर्फ दूसरों को झूठ से डरना। पौड़ियां चढ़ते हाँफ जाता हूँ, पर शिवालिक की चढ़ाइयां हैं कि कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मेरी हिम्मत जहां जवाब दे जाती है, वहां से ही कोई अगली चढ़ाई शुरू हो जाती। साथ चलता दोस्त कहता है कि अगस्त यहीं आए थे और इन पहाड़ों से वापस कभी नहीं लौटे। मैं कहता हूं मुझे कोई मतलब नहीं कि अगस्त दक्षिण गए थे या आए थे शिवालिक की पहाड़ियों में। मैं कोई ऋषि नहीं, एक साधारण सा कवि हूं जो दिन रात की जद्दोजहद के गीत लिखता है। मैं वापस लौट कर जाऊंगा जरूर, और एक दिन और एक बार फिर विंध्याचल को बताने की कोशिश करूंगा
क्या अगस्त के लौटने की प्रतीक्षा फिजूल है। तुम अब अपनी कमर सीधी कर लो और अपने पूरे कद के साथ खड़े हो जाओ तनकर। मैं तब भी तुम्हारे मजबूत कंधों पर बैठकर दूर तक फैले जीवन के रंग बिरंगे मेले देखूंगा। हिमालय से ज्यादा है तुम्हारी आयु जानता हूँ, हिमालय से ज्यादा है तुम्हारी आयु जानता हूँ, और ज्यादा मजबूत है तुम्हारे कंधे। ज्वालामुखी के बहते हुए लावे के अचानक रुक कर ठहर जाने की छवियां हैं तुम्हारी चट्टानों में। तुम्हारी गुफाओं में सुरक्षित हैं हमारे पूर्वजों की उकेरी हुई शिकार खेलने और आग जलाने की छवियां। मुझे तुम हमेशा अच्छे लगते हो। मेरी आत्मा की चील ने तो बना लिया है तुम्हारी चट्टान पर अपना स्थायी घोंसला। तुम्ही ने सिखाया है मुझे कि झुक जाना छोटा हो जाना नहीं। तुम्ही ने सिखाया है मुझे कि झुक जाना छोटा हो जाना नहीं है। जानता हूं किसी जरूरतमंद को रास्ता देने तुम झुक गए, इसीलिए तुम पहाड़। और एक अंतिम कविता सुनाता हूं, गांधी की घड़ी। ये छोटी सी कविता है। गांधी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई, गांधी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है। हम एक ऐसे समय के नागरिक हैं जिसमें न स्मृतियां बची हैं न स्वप्न। मुट्ठी भर नमक से समुद्र में उठे ज्वार की लहरें वापस लौट चुकी हैं। रेत पर सिर्फ मरी हुई मछलियां, घोंगे और केकड़े पड़े हैं, और हवा दुर्गंध से भर गई। तुम्हारी ऐनक के कांच धुंधले हो गए हैं, उनके आर पार दिखना बंद हो चुका है। लोकतंत्र एक प्रहसन में बदल रहा है। लोकतंत्र एक प्रहसन में बदल रहा है, और एक विदूषक किसी तानाशाह की मिमिक्री कर रहा है। हमारी भाषा के पहले अक्षर को हिंसा के आगे रखकर तुमने रच दिया था, जिसका विलोम प्रायोजित भीड़ ने लतिया कर फेंक दिया है उसे पूरे के हेड पर। तो ये नहीं थी। और एक बार पुनः सभी को नमस्कार करता हूँ। और बहुत अच्छे कविता मदन जी से नहीं सुन पाए हैं, हम लोग बाद में सुनेंगे। अब क्या थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, मैं पुरानी कविताएं सुनाऊंगा, कोई बात नहीं है वो। अच्छा ठीक है मदन जी, वैसे ये कार्यक्रम बाद में भी सुना जा सकेगा ऐसा मुझे मालूम है। तो मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आप क्षमा के साथ। बहुत अच्छी कविताएं आपने पढ़ी, वो महत्वपूर्ण यह है कि आपने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी और विदा ले रहे हैं। कोई ठीक, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर की एक पंक्ति है, आप दीजिए। धन्यवाद आप कि सपने को हकीकत और हकीकत को सपना बनाने में बस थोड़ी सी छूट की आवश्यकता होती है। सर ने पूरी राह खोल दी है और लिखा भी है कि पैरों को भटकने दो, खोजने दो नए रास्ते। बिना विलंब किए हुए मैं अब मदन कश्यप सर को आमंत्रित करूंगा। उससे पहले मैं उनकी एक पंक्ति पढ़ूंगा जो वर्तमान परिदृश्य में साहित्य और सियासत को लेकर बहुत फिट बैठती है कि सियासत में साहित्य की जगह कहाँ रह गई है। बस दिनकर और दुष्यंत जैसे कवियों की कुछ पंक्तियां कभी कभी नेताओं के काम आ जाती है। मैं मदन को आमंत्रित करूंगा सर। आराम से पढ़िए मदन जी, सारा समय आपके पास है अब। नहीं ठीक है, वो क्या वो अचानक बीच में ही गायब हो गए क्या अक्षर? नहीं वो है, सुन रहे हैं, लिंक है बिल्कुल। आपको बुला दिया उन्होंने, अब आप पढ़िए। हमारे अग्रज कवि राजेश जोशी जी जो अभी इस कार्यक्रम से बाहर चले गए हैं, लेकिन वो मेरी स्मृति में अभी भी है। मैं उनकी उपस्थिति को महसूस करते हुए कविताएं पढ़ रहा हूँ। और हमारे कवि मित्र शिवकाश शुक्ल और सुभाष राय जी और युवा और प्रिय कवि पूनम वासम जी,
मैं भी सबसे पहले मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने युवा पीढ़ी की रचनात्मक सक्रियता को एक बड़ा मंच देने के लिए एक इतना बड़ा उपक्रम किया है, और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया है। मित्रों, युवा पीढ़ी या हर पीढ़ी के साथ ये समय ऐसा आया है कि हम काफी कुछ सीखते और सिखाते हैं, दोनों चीजें चलती है। अब वो समय चला गया कि एक उम्र के साथ कोई एक श्रेष्ठ होता था, वो सर्वज्ञ होता था और बाकी लोग उससे सीखते थे। अभी तो स्थिति है कि युवाओं को कविता के बारे में मुझसे जानने की कितनी जरूरत है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे युवाओं से इस टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत है कि मेरे फोन में ऐसी क्या खराबी आ गई है जिस खराबी के चलते मुझे कान में ये लगाना पड़ा है और बात नहीं हो रही है। किसी युवा से ही जाहिर है कि सीखूंगा और पूछूंगा तो समझ पाऊंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा समय आ गया है, इसमें इतनी विविधता है, इतनी चीजें हैं कि एक छोटा बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है जो हम नहीं जानते हैं। और जाहिर है कि थोड़ा बहुत तो मुझसे और हमारी उम्र के सुभाष जी भी हैं, थोड़े छोटे हमारे शिवप्रकाश जी हैं, तो हम सब लगभग एक उम्र के हैं, तो हमसे कुछ सीख भी सकता है, लेकिन ज्यादा सिखा सकता है। ये ऐसा ही कुछ समय है। और इस आयोजन में जो कवि पुरस्कृत हुए हैं उनके साथ साथ मैं सभी प्रतिभागियों को, जो 300 से अधिक प्रतिभागी इस कविता में जिनकी प्रविष्टि आई थी, जिन कवियों की, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। कविता में कविता का रचना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है और बाकी पुरस्कार बाद की बात है। और फिर आप लिखते हैं और आप इसमें शामिल हैं तो आप सब पुरस्कृत हैं, सब बराबर हैं। और यह कोई जरूरी नहीं है कि जो औपचारिक रूप से पुरस्कृत होता है वही पुरस्कृत रहे, वही आगे जाए। सब आगे जा सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है, शिवप्रकाश जी ने जो जानकारी देते हुए बताई, तो ये बहुत अच्छी बात है। कविता बची रहेगी हिंदी में BA MA करने वालों के बीच नहीं, इलेक्ट्रॉनिक में, फिजिक्स में MSc करने वाले और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वालों के बीच जो इसका विस्तार है वही इसकी शक्ति है। और उसकी शक्ति से ही कविता बची रहेगी। कविता जितना फैलेगी, जीवन को, रघुवीर साहब ने कहा ना कि कुछ न हो तो न टूटे सत्ता का तिलिस्म, मेरे अंदर एक कार्य टूटेगा। तो हम अपने भीतर के मनुष्य को, अपने भीतर के मनुष्य को और अपनी मनुष्यता को महसूस तो कम से कम करते ही हैं कविता लिखते और रचते वक्त। जो कवि होते हैं वो इतने तो होते ही हैं कि उनको अपने भीतर के मनुष्य की पहचान सबसे पहले होती है, तभी वो कवि होते हैं। तो इस पहचान का होना जितने लोगों में हो, मुझे तो लगता है कि दुनिया में सब लोगों को कवि हो जाना चाहिए। यानी सबको अपने भीतर की मनुष्यता की पहचान, अपने भीतर के मानव मन को समझने परखने की स्थिति में होना चाहिए। तो मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और कुछ छोटी छोटी कविताएं पढ़ूंगा। इस ऐसे संग्रह से जिसमें ज्यादा छोटी कविताएं ही है, इसी को चुना है मैंने आज कि आज इसमें से पढ़ूंगा। तो पहले कविता पढ़ रहा हूं, विपर्यय। शब्द वहां ज्यादा है जहां उनकी जरूरत नहीं है। शब्द वहां ज्यादा है जहां उनकी जरूरत नहीं है, और जहां होनी चाहिए भाषा की मजबूत उपस्थिति वहां दूर दूर तक फैली हुई है चुप्पी। और जहां होनी चाहिए भाषा की मजबूत उपस्थिति वहां दूर तक फैली हुई है चुप्पी। इसका एक उदाहरण, प्यार करने वाले बहुत बोल रहे हैं और बहस करने वाले ज्यादातर चुप। प्यार करने वाले बहुत बोल रहे हैं और बहस करने वाले ज्यादातर चुप। दूसरी कविता है चुप्पा आदमी। आदमी के चुप रहने का मतलब यह तो नहीं कि उसके भीतर कोई हलचल नहीं। आदमी के चुप रहने का मतलब यह तो नहीं कि उसके भीतर कोई हलचल नहीं है, फिर भी उन्हें पसंद है चुप्पा आदमी। चुप रहने से बाहर सब कुछ शांत रहता है। व्यवस्था उनके चुप रहने की इतनी अभ्यस्त होती है कि उसे बोलने मात्र की सजा दी जा सकती है। व्यवस्था उसके चुप रहने की इतनी अभ्यस्त होती है कि उसे बोलने मात्र के लिए सजा दी जा सकती है, मगर चुप रहने में ही भलाई नहीं है। चुप रहने में ही भलाई बिल्कुल नहीं है। चुप्पे आदमी की जमीन सबसे पहले छीनी जाती है।
और मुआवजा भी नहीं या नहीं के बराबर दिया जाता है। किसी भी आपदा में सबसे पहले और सबसे ज्यादा मारे जाते हैं चुप्पे लोग। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और क्या क्या रखा था कहीं कुछ। ये कविता है संकट। अक्सर ताला उसकी जुबान पर लगा होता है जो बहुत ज्यादा सोचता है। अक्सर ताला उसकी जुबान पर लगा होता है जो बहुत ज्यादा सोचता है। जो बहुत बोलता है उसके दिमाग पर ताला लगा होता है। जो बहुत बोलता है उसके दिमाग पर ताला लगा होता है। संकट तब बढ़ जाता है जब चुप्पा आदमी इतना चुप हो जाए कि सोचना भी छोड़ दे, और बोलने वाला ऐसा शोर मचाए कि उसकी भाषा से विचार ही नहीं शब्द भी गुम हो जाएं। उसकी भाषा से विचार ही नहीं शब्द भी गुम हो जाएं। बहुत सुंदर, संकट बहुत तब बढ़ जाता है। ये कविता है विजेता हत्यारा। जब पहली बार उसने हमारे एक पड़ोसी को मारा था, तब बेहद गुस्सा आया था। हमने हत्यारे के खिलाफ आवाजें बुलंद की थी और जुलूस भी निकाले थे। दूसरी बार जब एक और पड़ोसी मारा गया तब मैं गुमसुम सा हो गया। घर, दफ्तर, सड़क, हर जगह असहाय और अकेला। फिर जब हमारे 3-4 पड़ोसी एक साथ मारे गए तब हम हत्यारे की जयकार करते हुए सड़कों पर उतर आए। अब मैं अकेला नहीं था, असहाय भी नहीं, पूरी भीड़ थी हमारे साथ। हत्यारा विजेता बन चुका था, हमारा नायक। हत्यारा विजेता बन चुका था, हमारा नायक। और फिर कुछ अलग तरह की 2 छोटी-छोटी कविताएं पढ़ के मैं इसको खत्म करूंगा, ज्यादा समय नहीं। छोटी सी कविता है। अब ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये कविता जब लिखी थी हमने तो कुछ युवा मित्रों को ये कविता सुनाई तो उसने कहा कि सर ये हम लोगों को लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा तो आपने लिख दिया। तो मैं हंसते हुए, तो मैं समझता हूँ कि ये मान के चलता हूँ उस दिन से ये किसी युवा को ही ये कविता लिखनी चाहिए थी। अब लिख मैंने दी है तो पढ़ भी मैं ही रहा हूँ। निशानी। चिट्ठियां तो थी नहीं कि जुगा कर रखते, बस कुछ SMS थे, काफी दिनों तक बचे रहे, मगर एक दिन मिटना ही था, मिट गए। काफी दिनों तक बचे रहे मगर एक दिन मिटना ही था, मिट गए। हमारे समय में प्रेम कोई निशानी नहीं छोड़ता। कुछ स्मृतियां होती है जो बहुत दिनों तक बर्छे की तरह चुभी रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसका लोहा भी गल जाता है। और ये अंतिम कविता सुना रहा हूं। दुख इतना था उसके जीवन में कि प्यार में भी दुख ही था। उसकी आंखों में झांका दुख तालाब के जल की तरह ठहरा हुआ था। उसे बाहों में कसा, पीठ पर दुख दागने के निशान की तरह दिखा। उसे चूमना चाहा, दुख होठों पर पपड़ियों की तरह जमा था। उसे निर्वस्त्र करना चाहा, उसने दुख पहन रखा था जिसे उतारना संभव नहीं था। बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। एकाध और पढ़ दीजिए मदन जी। अरे अब तो एकाध कविता और पढ़ दीजिए। अरे अब तो हमने जो चुना था वो इतना ही, हालांकि संग्रह तो सब यहाँ रखा हुआ है। एक आध सुना दीजिए, बस एक आखिरी सुना दीजिए।
ये अब हमारी पूनम यहाँ बैठी हैं, सुना रही हैं कविताएं। और मैंने भी आदिवासी जीवन पर 80 के दशक में जब मैं धनबाद में था तो उस जीवन को देखा और कुछ कविताएं उस समय लिखी थी मैंने, बहुत बाद है कविताएं है कुछ है। तो एक कविता आदिवासी शीर्षक से जो कविता है वही सुना देता हूँ। हालांकि ये उस समय की नहीं है, ये भी तब भी ये कब की है, 2008 की है। हाँ, पढ़िए। ठंडे लोहे सा अपना कंधा जरा झुकाओ, ठंडे लोहे सा अपना कंधा जरा झुकाओ, हम उस पर पांव रखकर लंबी छलांग, हमें उस पर पांव रखकर लंबी छलांग लगानी। ठंडे लोहे सा जरा अपना कंधा झुकाओ, हमें उस पर पांव रखकर लंबी छलांग लगानी है। मुल्क को आगे ले जाना है, मुल्क को आगे ले जाना है। बाजार चहक रहा है, हमारी बेचैन आकांक्षाओं के साथ साथ हमारा आयतन भी बढ़ रहा है। हमारी बेचैन आकांक्षाओं के साथ साथ हमारा आयतन भी बढ़ रहा है। तुम तो कुछ घटो, रास्ते से हटो। हम बढ़ रहे हैं तो तुम घटो, रास्ते से हटो। तुम्हारी स्त्रियां कपड़े क्यों पहनती हैं, वे तो ऐसी ही अच्छी लगती है। तुम्हारे बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं, तुम तो अनपढ़ ही अच्छे लगते हो। बस बस अपना यह जंगल, नदी, पहाड़ हमें दे दो, हम इसे निचोड़ कर देश को आगे ले जाएंगे। दुनिया में अपनी तरक्की का मादल बजाएंगे, और यदि बचे रहे तो तुम्हें भी नाचने गाने के लिए बुलाएंगे। और यदि बचे रहे तो तुम्हें भी नाचने गाने के लिए बुलाएंगे। देश के लिए हम इतना सब कर रहे हैं, तुम इतना भी नहीं कर सकते। देश के लिए हम इतना सब कर रहे हैं, तुम इतना भी नहीं कर सकते। तुम्हारी भाषा अब गंदी हो गई, तुम्हारी भाषा अब गंदी हो गई है, उसमें विचार आ गए हैं। तुम्हारी संस्कृति पथभ्रष्ट हो गई है, उसमें हथियार आ गए। तुम्हारी संस्कृति पथभ्रष्ट हो गई है, उसमें हथियार आ गए हैं। खतरनाक होती जा रही है तुम्हारी बस्तियां, केवल हमारी दया पर बसी नहीं रहना चाहती, केवल हमारी दया पर बसी रहना नहीं चाहती। हमने तो बहुत पहले ही सब कुछ तय कर दिया था, हमने तो बहुत पहले ही सब कुछ तय कर दिया था। तुम्हें बोलना नहीं, गाना आना चाहिए। तुम्हें बोलना नहीं, गाना आना चाहिए। पढ़ना नहीं, नाचना आना चाहिए। सोचना नहीं, डरना आना चाहिए। सोचना नहीं, डरना आना चाहिए। हमने तो सब कुछ पहले ही तय कर दिया था। अब तुम ही कभी कभी भटक जाते हो, अब तुम ही कभी कभी भटक जाते हो। तुम्हें कौन सी बानी बोलनी है, कौन सा धर्म अपनाना है, किस बस्ती में रहना है, कब कहाँ चले जाना है, यह तय करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। यह तय करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम तो बस हम जो कहते हैं वह करो, हम जो कहते हैं वह करो। बेकार झमेले में मत पड़ो, हमसे डरो, हमारी भाषा से डरो, हमारी संस्कृति से डरो, हमारे राष्ट्र से डरो। हमारी भाषा से डरो, हमारी संस्कृति से डरो, हमारे राष्ट्र से डरो। ये कविता है आदिवासी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप सबको फिर एक बार फिर से बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, और आयोजकों को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया। और उन बच्चों को भी एक बार फिर से सबको 301 है ना, कितने बच्चे थे? 305। उन सभी 305 बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरे कार्यक्रम का जो निचोड़ है वो मैं मदन सर की एक कविता से बताना चाहूँगा, उसे व्यक्त करने का प्रयास करूँगा। उन्होंने लिखा है कि अभी भी बचे हैं कुछ आखिरी बेचैन शब्द जिनसे शुरू की जा सकती है कविता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। और हमारे साथी प्रतीक त्रिपाठी धन्यवाद के लिए आप सभी के बीच तुरंत उपस्थित होंगे और उसके साथ ही हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।
मैं प्रतीक त्रिपाठी। जैसे मुझे ये ज्ञात हुआ कि ये कवि यहाँ अब कविता पाठ करने वाले हैं, तब से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश था और बहुत उत्साहित था सभी को सुनने के लिए। वर्तमान कविता संसार जिन नामों के बिना अधूरा है, वे सभी आज हमारे हिंदी सोपान परिवार के साथ उपस्थित थे। आप सभी उनकी कविताएं सुन रहे थे। राजेश जोशी सर, जिन्हें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 9 क्षितिज में उनकी एक कविता थी, बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिन्हें पढ़ते हुए, जिन्हें सुनते हुए हम अपनी समझ विकसित कर रहे हैं, या जिन्हें पढ़ते हुए सुनते हुए हम जान पा रहे हैं कि कविता का स्वरूप क्या है, वह सभी आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। राजेश जोशी सर अब नहीं जुड़े हुए हैं। हिंदी सोपान परिवार की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आचार्य शुक्ल जिस तरह कहते हैं कि जो जो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों कवि कर्म कठिन होता जाएगा। पर यह जो कवि कर्म कठिन होता जा रहा है, आज आप सभी की कविताएं सुनते हुए, बुलडोजर वाली कविता सुभाष राय सर की सुनते हुए यह मालूम हुआ कि वह कठिन कर्म हमारे कवि बहुत ही सरलता के साथ कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ उन सभी नवयुवकों से जो अब कविताएं रच रहे हैं या रचना चाह रहे हैं, जैसे कि उनमें में सभी जो विजेता हुए, जिन्होंने जो भी शामिल हुए, उन सब से हम यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह कवि कर्म को सरलता से करते जाएं। और इसी आशा के साथ मैं अपने प्रिय गुरुवर श्री प्रकाश सर, सुभाष राय सर, पूनम मैम और मदन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब ने अपना समय दिया हमारे साथ के, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सबके बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।